चलो ओके लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 जो हमारा था चार्जिंग सेक्शन, उसमें से कंपोजिशन स्कीम करके एक छोटा सा पार्ट था। सो आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपोजिशन स्कीम यू मस्ट have understood some other provisions of GST law, then only you can understand this better. Okay, so now we have discussed the other things sufficiently, so therefore that small point or topic of composition scheme that we will try to complete. Okay, so composition scheme basically है क्या? तो देखो अभी हमने चार्जिंग सेक्शन डिस्कस किया, ओके या फिर हमने आईटीसी के प्रोविजन डिस्कस किए। इन सब अगर प्रोविजंस की आप अगर बात करोगे तो ऐसा है कि इफ़ यू कीप अ वेरी स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल टैक्स पेयर बिफोर इन योर माइंड, सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दैट स्मॉल टैक्स पेयर टू कोप अप विथ ऑल दीज प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड टू मेक द कंप्लायंसेस अंडर ऑल दीज प्रोविजंस। जस्ट टेक एग्जाम्पल कि सपोज देयर इज अ ग्रोसरी शॉप, okay, so that grocery shop sells n number of items in its shop. okay, so अगर मान लो एक ग्रोसरी शॉप है कि मेरे दुकान में you will मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली ऐसा बोलो कि in one of our cases, okay, one of our cases of a client, I have seen कि there are around 8 to 9,000 items in his stock. okay, ग्रोसरी शॉप में क्योंकि आइटम्स बहुत सारे वो सेल करते हैं। सो अगर 8 to 9,000, जस्ट ट्राई टू इमेजिन 8 to 9,000 अगर गुड्स इसके स्टॉक में रहेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 8 to 9,000 गुड्स के हर एक गुड्स का HSN कोड फाइंड करो, उसका GST का रेट एप्लीकेबल क्या है वो फाइंड करो और उस रेट के हिसाब से उस हर एक गुड्स का इनवॉइस बनाओ। ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क है। या फिर अगर ITC क्लेम करना है तो अभी देखो कितने सारे रेस्ट्रिक्शन देखे अभी हमने। ओके, सो अगर ITC भी उसको क्लेम करना है तो उसको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है। ओके, और इसके लिए उसको किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, और उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसके लिए उसको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। और अगर ये सब बिलिंग विलिंग ये सब करना है तो उसको पास वो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। कोई तो एक उसको एम्प्लॉई वहाँ पे बिठाना पड़ेगा वो एंट्रीज पास करने के लिए, बिल ये करने के लिए, उसका कॉस्ट है, कंसल्टेंट की फीस का कॉस्ट है। तो ये जो सारे कंप्लायंसेस अभी जीएसटी में हमने देखे ना, फॉर स्मॉल टैक्स पेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक ऑल दीज कंप्लायंसेस। ओके, और फिर ऐसे होता है नॉर्मली कि लोगों का टेंडेंसी ऐसे रहता है कि अगर लीगल कंप्लायंसेस डिफिकल्ट है तो पीपल विल ट्राई टू बाईपास द लॉ। सो वो क्या करेंगे, ठीक है मैं बिल विदाउट बिल में परचेज करूंगा, विदाउट बिल में धंधा करूंगा, मुझे झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कंप्लायंसेस डिफिकल्ट है। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स जो है उनको जीएसटी के कंप्लायंस करना पड़े लेकिन उसका बर्डन ना आ जाए उनके ऊपर, ऐसा अप्रोच सामने रख के ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने डिज़ाइन की है। ओके, सो बेसिक अप्रोच और बेसिक इसमें ऐसा है कि ये किसके लिए है, ये जो स्कीम है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। और वो मार्जिनल ट्रेडर्स या मार्जिनल बिजनेसमैन जो है इनके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने डिज़ाइन की हुई है कि कंप्लायंस का बर्डन ना आते हुए भी वो जीएसटी में कंप्लायंट रहे। ओके, ऐसा सामने रख के उन्होंने ये कंपोजिशन स्कीम ड्राफ्ट किया है। और जो कंपोजिशन स्कीम का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 10 में ही दिया हुआ है। देखो सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, दिस 3 सेक्शंस आर द डील विथ चार्जिंग प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। 9 का तो प्रोविजन हमने देख लिया है, 10 का कंपोजिशन में हम अभी देखने वाले हैं, और सेक्शन 11 जो है वो एग्जम्पशन का सेक्शन है, वो सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ये कंपोजिशन के रिलेटेड जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो दिए हुए हैं, एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन स्कीम में। एज फार एज दिस कंपोजिशन स्कीम इज कंसर्न, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम्स। वन इज कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके, एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब जो गुड्स सप्लाई करते हैं जैसे ग्रोसरी शॉप या ऐसे कुछ लोग हैं, इनके लिए कंपोजिशन स्कीम है, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम। ये 10 सबसेक्शन 1 और 10 सबसेक्शन 2 में है। क्योंकि कैसे, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ ये प्रोविजन कंपोजिशन स्कीम की थी। तो रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के जो बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए कोई भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट इनिशियली नहीं दिया था। तो बाद में ऑन पब्लिक डिमांड
गवर्नमेंट ने क्या किया कि रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के जो बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी एक कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया, और वो बाद में सेक्शन 10 कैपिटल 2A में वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, सो पहला स्कीम जिसको हम ब्रॉडली बोलेंगे गुड्स का कंपोजिशन स्कीम, उसमें सप्लायर ऑफ गुड्स है और कौन है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है, और दूसरे वाले स्कीम में अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कवर होते हैं। ठीक है, देखो सेक्शन 10 फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, एलिजिबिलिटी 10 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कौन एलिजिबल है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to provisions of subsection 3 and subsection 4 of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9 an amount equal to tax calculated at such rate as may be prescribed subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि notwithstanding anything contrary to the contained in the act, so this section 10 overrides entire GST act, स्पेशल प्रोविजन है इसलिए। ओके, क्या बोलते हैं देखो कि जिनका प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ओके, वो उनको ऑप्शन दिया है, दे मे ऑप्ट कि आप सेक्शन 9(1) के अंडर, मतलब रेगुलर जो टैक्सेशन स्कीम है उसके अंडर टैक्स करने के इन ल्यू ऑफ उसकी जगह पे आप सेक्शन 10 के अंडर टैक्स पे करो। अंडरस्टूड? सो देखो पहले, सबसे पहले मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं है किस पे डिपेंड करेगा, मेरे प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर क्या है। सो अगर मुझे 24-25 में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है तो आई हैव टू सी कि मेरा 23-24 का टर्नओवर क्या है, और वो टर्नओवर अगर 1.5 CR से कम है, ओके 1.5 CR से कम है, तो मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊं। इसका मतलब सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शन अवेलेबल टू द टैक्स पेयर, ही मे ऑप्ट, ही मे नॉट ऑप्ट। ओके, कब ऑप्ट कर सकता है, उसका प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 CR से कम हो। देखो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का अगेन एग्रीगेट टर्नओवर, जो कंसेप्ट हमने रजिस्ट्रेशन में देखी थी एग्रीगेट टर्नओवर की, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सो व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, पैन इंडिया बेसिस पे एडिशन ऑल इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल एग्जाम्ड एक्सपोर्ट एटसेट्रा टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स CGST, SGST, UTGST, IGST सेस एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सेम प्रोविजन है ये, आपको इस हिसाब से आपको एग्रीगेट टर्नओवर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 CR से कम है, देन इन करंट फाइनेंशियल ईयर यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, दिस इज द बेसिक प्रोविजन। अंडरस्टूड? नाउ जब 1.5 CR ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तो उसमें टर्नओवर का लिमिट 75 लाख का है, बाकी के स्टेट में 1.5 CR। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो वो हाफ होता ही है, रजिस्ट्रेशन में भी देखा कि जहाँ पे बाकी जगह पे 20 लाख है, यहाँ पे 10 लाख ही है। ओके, सो अगर आपका बिजनेस इस 8 टाइप के स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हो रहा हो तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है कंपोजिशन के लिए, 75 लाख का है, बाकी के स्टेट में कितना है, और यूर 1.5 CR है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ अब देखो ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये गुड्स की कंपोजिशन स्कीम है, गुड्स को सप्लायर के लिए। ओके, रेस्टोरेंट सर्विस का अलग बात है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट सर्विस एक कैटेगरी आप बाजू में रखोगे तो ये जो 10(1) की कंपोजिशन स्कीम है किनके लिए है, गुड्स सप्लायर के लिए है। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस रहने वाले हैं। उनमें एक ऐसा है कि अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो, मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स हो, तो एंड आप अगर कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो आप सर्विसेज कितने वैल्यू के दे सकते हो, इस पर रिस्ट्रिक्शन आते हैं। समझ में आ गया? तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई सर्विसेज
ओके, अदर दॅन दोज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पॅरेग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, म्हणजे इट मीन्स रेस्टोरेंट सर्विसेज. ओके, रेस्टोरेंट सर्विस कोई अप्लाई नहीं होता है. ओके, सो पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर. सो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप गुड्स का, रेस्टोरेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है. सो इफ यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर, यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, देन आप सर्विसेज कितना सप्लाई करते हो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. कितने सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के 10%. ओके, देखो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर के 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतने ही वैल्यू के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो. सो मान लो मेरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख रुपया है, तो करंट ईयर में मैं कितने वैल्यू के सर्विस दे सकता हूँ, प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर का 10%, मतलब 20 लाख का 10% 2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर. सो आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ 5 लाख रुपीज. अगर मेरा प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 80 लाख होगा तो मैं कितनी सर्विस दे पाऊंगा, 8 लाख की सर्विस दे पाऊंगा. 5 लाख और 8 लाख विच एवर इज हायर. सो आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू वैल्यू ऑफ 8 लाख रुपीज. अगेन रेस्टोरेंट सर्विस खुद इन इटसेल्फ इट इज सर्विस, देयरफॉर इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है. समझ में आ गया. अब देखो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में देखा था कि मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो मणिपुर में है और दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है, तो लोएस्ट लिमिट एप्लीकेबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब 10 लाख का एप्लीकेबल होगा. ऑन द सेम लाइंस अगर मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है और एक प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है, तो कंपोजिशन के लिए मुझे लोएस्ट लिमिट कौन सी है, 75 लाख की है, वो एप्लीकेबल हो जाएगी. अंडरस्टूड. ओके, सो एग्रीगेट टर्नओवर ये सब समझ में आ गया. 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में टर्नओवर का थ्रेशोल्ड कितना है, 75 लाख का है. सो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, one place of business in any of these 8 special category states and one in another regular state, तो लोएस्ट लिमिट 75 लाख का है, जो है आपको अप्लाई हो जाता है. एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही सेम यहाँ पे आपको कंसिडर करना है. ठीक है. अब देखो कंपोजिशन स्कीम को अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपको कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने हैं, यदि ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में. फर्स्ट, सेव एज अदरवाइज. हाँ, एक बात बताना भूल गया. देखो सेक्शन 10 का वर्डिंग क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9. इसका मतलब ये जो सेक्शन है सेक्शन 10 वो पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है, लेकिन 9(3) और 9(4) को ओवरराइड नहीं करता. 9(3) 9(4) कौन सा है, रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस है. इसका मतलब ऐसा है कि कंपोजिशन स्कीम को भले हम बाकी सब इसमें छूट दे दे या फिर कुछ एग्जम्पशन दे दे या फिर उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दे, रिवर्स चार्ज में से उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. 9(3) 9(4) के अंडर जो रिवर्स चार्ज है वो जैसे रेगुलर टैक्स पेयर को अप्लाई होता है, ऑन द सेम लाइंस वो कंपोजिशन टैक्स पेयर को भी अप्लाई होने वाला है. ओके. नाउ अब और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है देखो कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज. सो सबसेक्शन 1 में जो रिस्ट्रिक्शन दिया है, रेस्टोरेंट सर्विस वाले को तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, अदर देन रेस्टोरेंट को क्या, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू दिस लिमिट, इससे ज्यादा वैल्यू के सर्विसेज वो सप्लाई नहीं करेगा. ओके. अगर करता है तो वो कंपोजिशन नहीं ले पाएगा. ओके. कंपोजिशन में अगर आपको जाना है तो ये सब कंडीशन आपको फुलफिल करने जरूरी है. ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. इसका मतलब जीएसटी जिसके ऊपर लेवी नहीं होता, ऐसे किसी भी गुड्स या सर्विस का सप्लाई उसने नहीं करना चाहिए, मतलब लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके. अगर इफ दैट पर्सन इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ लिकर or petroleum products which are not leviable to tax under GST, then he will not be eligible for opting composition scheme. Third, he is not engaged in making any interstate outward supply of goods. क्या restriction है, अगर वो composition scheme में जाता है तो वो कोई भी interstate supply नहीं कर सकता, उसको विद इन स्टेट ही सेल करना है.
क्योंकि बेसिक अप्रोच क्या है, छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. ओके, देन ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. सो उसको ECO के थ्रू वो कोई भी गुड्स सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता है. सो अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है तो वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे उसके गुड्स नहीं बेच सकता. ओके, अंडरस्टूड. देन ये देखो और रेस्ट्रिक्शंस क्या है 10(2) में कि ही इज नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, aerated waters, fly ash bricks, fly ash aggregates and fly ash blocks, bricks of fossil meals and or other siliceous earths including bricks, earthen and roofing tiles. कोई पर्सन अगर ये आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो 7-8 प्रकार के 7-8 टाइप के जो गुड्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो एंगेज्ड है तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता. देखो इसमें क्या है कि ये सारे गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो एंगेज है वो नहीं ले सकता, वो जो ट्रेडिंग करता है वो ले सकता है. ओके, वर्ड क्या प्रोविजन क्या बोलता है कि मैन्युफैक्चर रहेगा तो नहीं एलिजिबल है. इफ ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर एंड इफ ही इज अ ट्रेडर, इन दैट केस ही इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम. ओके, अंडरस्टूड. देखो और एक इंपॉर्टेंट, ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये इंस्टीट्यूट का बहुत पसंदीदा पॉइंट है. बहुत सारे बार इसके ऊपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं. क्या बोल रहे हैं देखो कि वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन. देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ही पैन पे अगर मेरे एक से ज़्यादा नंबर है, मतलब सेम डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25. सो मान लो मेरा एक बिजनेस है, एक बिजनेस यूनिट मेरा पुणे में है. ओके, एक बिजनेस यूनिट मान लो मेरा लेट से बेलगांव में है और एक प्लेस ऑफ बिजनेस लेट से अहमदाबाद में है. 3 प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे हैं. एक ही पैन पे मेरे गुजरात का GST नंबर है, महाराष्ट्र का और कर्नाटका का है. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक को कंपोजिशन ऑप्ट करना है तो तीनों को कंपोजिशन में जाना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए मैं कंपोजिशन में जाता हूं, गुजरात के लिए नहीं जाता और कर्नाटक के लिए नहीं जाता. ऐसा आपको अलाउड नहीं है. ओके, सो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दैट सबसेक्शन. सो अगर कंपोजिशन में जाना है तो तीनों रजिस्ट्रेशन को जाना पड़ेगा. या फिर ऐसा भी है कि मेरा एक ही स्टेट में एक से ज्यादा नंबर है. ओके, सो लेट्स से in Maharashtra only I am having 2 places of business, I am having 2 businesses. One business is supply of computer spare parts, okay, and another business is let's say I am having a clothing shop. और मैंने क्या किया, क्लोथिंग शॉप के लिए अलग बिजनेस GST नंबर है और कंप्यूटर बिजनेस के लिए अलग GST नंबर है. ऐसा भी अगर होता है तो आपको क्या करना है कि अगर कंपोजिशन में जाना है तो दोनों को जाना पड़ेगा एक साथ, मतलब दोनों नंबर के लिए जाना पड़ेगा, या फिर किसी के भी लिए नहीं ले सकते. एक के लिए कंपोजिशन लेंगे और एक के लिए नहीं लेंगे, ऐसा GST ऐसा सेक्शन 10 में परमिटेड नहीं है. अंडरस्टूड. रेस्ट्रिक्शन क्या है 5वीं, ये ठीक से याद रखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस प्रोविजन के ऊपर अब तक पूछे गए हैं. ओके, क्या हो रहा है देखो कि इफ देयर आर मोर देन 1 रजिस्ट्रेशंस okay on same PAN number, then the person cannot opt for composition unless all persons opt for composition. okay, उसको अगर कंपोजिशन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी जो लोग हैं उन सभी के सभी लोगों को कंपोजिशन में जाना पड़ेगा. अंडरस्टूड. ओके, सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो थे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में. अब रूल 5 में कुछ और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस उसमें दिए हुए हैं. वो कौन से है वो हमें देखना है. फर्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. ओके, सो इफ यू आर CTP और NRTP यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. ठीक है. नेक्स्ट, गुड हेल्थ इन स्टॉक एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम शुड नॉट हैव बीन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. इसका मतलब जिस दिन को आप कंपोजिशन में ऑप्ट कर रहे हो या कंपोजिशन में आप जा रहे हो उस दिन आपके स्टॉक में कोई भी ऐसे गुड्स नहीं होने चाहिए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए. ठीक है. अगर है तो आप कंपोजिशन नहीं ले पाओगे.
नेक्स्ट, कंपोजिशन टैक्स पेयर नीड्स टू पे टैक्स अंडर 9(3) और 9(4), बोला है ऑलरेडी कि उसको आरसीएम के मैकेनिज्म से कोई भी छुटकारा नहीं मिला है। बाकी के इसमें उसको बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन 9(3) 9(4) का जो रिवर्स चार्ज है वो इक्वली उसको अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ ही शैल मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाईज एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। अब देखो, कंपोजिशन टैक्स पेयर इज, वो तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता सेपरेटली। जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर 100 रुपीज प्लस 18 रुपीज कलेक्ट करता है, वैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर नहीं कर सकता। ओके, उसको क्या करना पड़ता है, उसके ओन पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए, और अगर इसलिए वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता, वो भी हमने देखा था हमारे इनवॉइस के चैप्टर में। सो ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। सो इन दैट केस उसको क्या करना है, जो कुछ बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करेगा उसके ऊपर उसको लिखना है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सप्लायर्स। ओके, ऐसा उसको स्पेसिफिकली उसके बिल ऑफ सप्लाई पे लिखना है। अंडरस्टूड? नाउ he shall mention composition taxable person on every notice signboard displayed at the prominent place of his principal place of business and every additional places of business. So एक तो रिक्वायरमेंट हमने देखी थी अपना रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कि मेरे साइन बोर्ड या मेरे नेम बोर्ड पे मुझे जीएसटी नंबर मेरा मेंशन करना जरूरी है। अब आप अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो तो आपके जीएसटी नंबर के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब जब कोई भी पर्सन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर करेगा, एट दैट टाइम ही शुड नो कि या इस पर्सन से मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं मिलने वाला है, या फिर ये जो है वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है। ओके, तो ये आपको आपके इनवॉइस पे मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखो कि बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम शैल ऑटोमेटिकली लैप्स with effect from the day on which the aggregate turnover during the financial year exceeds the threshold limit of 1.5 crore or 75 lakhs as the case may be। 10 subsection 3 क्या बोलता है कि जिस दिन भी आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस करेगा। ओके, सो वंस यू क्रॉस दैट टर्नओवर ऑफ 1.5 CR यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। जैसे कि देखो कि मान लो FY 23-24 में मेरा टर्नओवर वाज ओनली 1.2 crores, less than 1.5 CR, so I opted for composition scheme in 24-25. So from 1st April 25 I am doing the business on, and let's say on 31st of October 2024 my turnover crosses 1.5 crores. So after 31st October मैं composition scheme में नहीं रह सकता, I have to opt out of composition scheme and I have to pay tax as per regular provisions. Understood? Now taxpayer can voluntarily opt out of composition scheme anytime he wishes. ओके, देखो 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली बाहर आने वाला हूँ कंपोजिशन स्कीम से। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 1.5 CR से कम है, ओके, और मुझे वॉलेंटरीली कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना है तो मैं कर सकता हूँ। एट एनी टाइम आई कैन डू, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ द कंपोजिशन टैक्सपेयर शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट। टैक्सपेयर को क्या करना है, ओके, कंपोजिशन टैक्सपेयर जो है वो कभी भी किसी भी रिसिपिएंट से या कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब उसको ओन पॉकेट से जीएसटी पे करना है। सिमिलरली कंपोजिशन टैक्सपेयर इज नॉट ऑथोराइज्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा। ओके, ही शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई। So instead of tax invoice, what he has to do? He has to issue bill of supply. Okay. Now, composition taxpayer is not eligible for any input tax credit. Again, restriction क्या है? वो input tax credit के लिए eligible नहीं है। मतलब कैसे स्मॉल टैक्स पेयर है ना, वो बोलता है कि हम आपको कंप्लायंस बर्डन कम चाहिए तो ठीक है, आप आईटीसी अवेल ही मत करो, तो उसका कंप्लायंस तो छूट गया आप उससे, और कस्टमर से टैक्स भी कलेक्ट ना करो। ओके, तो फिर आप अगर सोच रहे होंगे कि उसमें फ़ायदा क्या है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, पे तो करना है अपने पॉकेट से, ऊपर आईटीसी भी नहीं लेना है। ओके, तो ये कंपोजिशन स्कीम लेके फ़ायदा क्या है, तो इसमें ऐसा है कि आपको जो टैक्स पे करना है ना उसमें आपको कंसेशन रेट दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, इफ इट इज फाउंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर दैट अ पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल,
such person shall pay in addition to the tax as may be payable by him penalty as may be applicable under provisions of this act. So अगर कोई पर्सन कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, ऐसा अगर प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर रहेगा उसको इफ ही फाइंड्स कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्टिल ही इज ऑप्टिंग, देन इन दैट केस उसको उसकी पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, मतलब जो टैक्स उसने भरा नहीं है वो तो पे करना ही है, इन एडिशन टू दैट उसको क्या करना है वहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ अब देखो कंसेशन रेट पे उनको टैक्स पे करना होता है. क्या बोल रहे हैं वो, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको टैक्स कितना देना है, टोटल टर्नओवर के सिर्फ 1%, ओनली 1% ऑफ टोटल टर्नओवर. सो 0.5% CGST, 0.5% SGST. समझ में आ गया. कौन किसको, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो इसको देखो बहुत सारे चीज़ों से उसको छुटकारा मिल गया, वो 10 चीज़ें प्रोड्यूस करता है तो हर एक को GST रेट कितना है देखने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल केस में उसको 18% GST देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1% भरना है, तो फायदे का सौदा है कि मुझे कंप्लायंस बर्डन कम है और मेरे पॉकेट से सिर्फ 1% भरना है. तो मान लो मेरा 1.5 करोड़ का भी टर्नओवर हो जाता है तो उसका 1% 1,50,000 मुझे साल में GST पे करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ इफ that person is supplier making supplies referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2, मतलब अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए रेट है 5% ऑफ टोटल टर्नओवर. ओके, 2.5% CGST, 2.5% SGST, बिकॉज नॉर्मली रेस्टोरेंट के प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है इसलिए उसके लिए रेट भी ज़्यादा है. ओके, 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST. एंड ये दो छोड़ के जो बचे हुए लोग हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं है, तो कौन बचा है, ट्रेडर बचे हैं सब, कि ये गुड्स का स्कीम है ना, तो गुड्स में बाकी कोई नहीं, तो ट्रेडर लोग बचे हैं. तो जो बचे हुए ट्रेडर कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए देखो 1% ही रेट है, लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू पे करना है, मैन्युफैक्चरर को 1% ऑफ टोटल टर्नओवर पे करना है. तो अगर मैन्युफैक्चरर का मान लो 10 गुड्स में डील करता है, उसमें एक गुड्स अगर उसका एग्जम्प्ट है तो उसको वो एग्जम्प्ट गुड्स पे भी टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो टोटल टर्नओवर के 1%, और अगर वो ट्रेडर कैटेगरी का लोग है पर्सन है तो उसके 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. तो मान लो मेरा 80 लाख का टर्नओवर है, उसमें से 50 लाख टैक्सेबल टर्नओवर है, 30 लाख का एग्जम्प्ट है, तो मुझे सिर्फ 50 लाख पे 1% पे करना है अगर मैं ट्रेडर हूं तो. अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे पूरे 80 लाख पे 1% पे करना है. दैट इज अ डिफरेंस. ओके, सो हैज टू पे टैक्स ऑफ एट रेट 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 0.5% CGST, 0.5% SGST. मैन्युफैक्चरर इसमें फर्क समझ में आ गया क्या है, मैन्युफैक्चरर को टोटल टर्नओवर पे 1% और इसको टैक्सेबल वैल्यू के 1%. ओके, सो ये मतलब ये कंसेशन रेट पे टैक्स पे करना है, इसलिए बाकी सब रेस्ट्रिक्शंस उन पे है, तो कोई कंप्लायंस का बर्डन है नहीं उनके ऊपर. ओके, ये हो गया कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. नाउ कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस अदर सर्विसेज, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के बाकी जो गुड्स में जो डील करते हैं वो तो ऑलरेडी कवर हो गए पहले वाले स्कीम में, रेस्टोरेंट सर्विस वाले भी कवर हो गए, तो अब बचा कौन है, जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है. ओके, सो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का कंपोजिशन स्कीम के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने अभी देखे वो वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट इनको अप्लाई होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. फर्क सिर्फ कितना है, टर्नओवर के लिमिट में डिफरेंस है और टैक्स रेट में डिफरेंस है. सो जैसे बाकी के लोगों को 1.5 CR का लिमिट है फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ 50 लाख का लिमिट है. सो अगर मेरा प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो मैं करंट फिनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता हूं, और करंट ईयर में भी अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो आई विल ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम और मुझे रेगुलर टैक्स करके ऐसा ही टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इसमें सिर्फ फर्क क्या है सर्विस के कंपोजिशन स्कीम में, टर्नओवर लिमिट जहाँ पे वो 1.5 CR था एंड स्पेशल कैटेगरी में 75 CR, फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल ओवर इंडिया इट इज 50 lakhs. नो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का ट्रीटमेंट. ओके, और इसमें एक डिफरेंस ऐसा है कि जहाँ पे बाकी लोगों को 1% ऑफ टोटल टर्नओवर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ट्रेडर्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 5% कंपोजिशन में टैक्स जो पे करना है, उस इसमें ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है सर्विस वाले, उनको रेट है 6%.
3% CGST, 3% SGST। बाकी सब रेस्ट्रिक्शन, क्या वो ITC नहीं ले सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कुछ है बाकी लोगों को वो वैसे के वैसे इनको भी अप्लाई होते हैं, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम, इतना ही था। लेकिन बाकी के प्रोविजन अगर नहीं पता होते तो ये समझ में आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती, इसलिए हमने वो थोड़ा बाजू में रखा था। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम। हाँ, एक अदर मिसलेनियस प्रोविजन इनके लिए क्या एप्लीकेबल है, देखो कि मिसलेनियस कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है ना, उनको सिर्फ एक ही रिटर्न साल भर में फाइल करना पड़ता है स्मॉल टैक्स पेयर से। बाकी लोगों को मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने हैं, लेकिन जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है उनको हमें क्या करना है, साल में सिर्फ एक ही रिटर्न आपको फाइल करना है, GSTR 4 जिसको बोलते हैं, लेकिन आपको टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली करना पड़ता है। ओके, डिटेल रिटर्न्स के चैप्टर में हम बोलेंगे। और देखो, अगर आपको कंपोजिशन को ऑप्ट करना है तो आप कब कर सकते हो, एक तो जब आप रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करोगे, इफ यू आर ऑब्टेनिंग न्यू GST रजिस्ट्रेशन, और अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पे ही आप कंपोजिशन का स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आप कब ऑप्ट कर सकते हो, नए साल के 1 अप्रैल को ऑप्ट कर सकते हो, बीच में आप ऑप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर देखो कि मुझे 1 अप्रैल 24 से अगर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है, तो मुझे 31 मार्च 24 तक गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है कि फ्रॉम 1 अप्रैल आई एम गोइंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। अंडरस्टूड? अगर मुझे बीच में लगता है कि 1 जून से मैं कंपोजिशन में ऑप्ट करूं तो मैं नहीं कर सकता। ऑप्ट आउट कभी भी कर सकते हो, बाहर कभी भी पढ़ सकते हो। ऑप्ट इन करना है तो सिर्फ 1 अप्रैल ऑफ न्यू ईयर से ही आप कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर पाओगे, और उससे पहले आपको वो डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा जो पार्ट कंपोजिशन स्कीम का था वो अब हमारा यहाँ पे एंड हो गया। सो आज देखो हमने ई-वे बिल्स का डिस्कशन किया है, राइट? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ITC का एक बहुत बड़ा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। ओके, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अपना ये कंपोजिशन स्कीम का जो छोटा सा पार्ट बचा था वो कंप्लीट किया था। अब देखो हमारे कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं, इंट्रोडक्शन, सप्लाई चार्ज, कंपोजिशन स्कीम भी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट। तो ये सब बहुत से चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ई-वे बिल भी कंप्लीट हो चुका है 12वां चैप्टर। अब सिर्फ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS, TCS, रिटर्न्स एंड एग्जम्पशंस, सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हमारे बचे हैं। सो अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स है सब जो कुछ है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे को वी विल ट्राई कि ये कंप्लीट हो जाए, मतलब GST का स्टडी चालू कर सकते हो। GST के पेपर में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाले जैसे इनकम टैक्स में रहते, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे और अपना ये भी होगा क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ITC पे आ सकते हैं। सो वंस वी कंप्लीट द सिलेबस, हम जो क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन है ना वो 1 बाय 1 ये करेंगे। तो उसका ऐसा है कि बाद में क्वेश्चन लेंगे तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा सब चैप्टर्स का। अब एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। ओके, सो आज रुकते हैं अभी यहीं पे। नेक्स्ट सैटरडे जो बचे हुए चैप्टर से दैट वी विल ट्राई टू कंप्लीट। ओके।